यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आज है जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी की यादों का सिलसिला और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनके बेटे अख्तर जयपुरी। इनसे बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी और ये है इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे जरा जरा, दिल पे वो छाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा। सायोनारा, सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा। दिखलाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, 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 वादा निभाऊंगी सायोनारा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यादों का सिलसिला, जिस तरह से आपने इसे प्यार दिया है और जिस शिद्दत से इसे सुनते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि बहुत सारी वो बातें, वो यादें लेकर हाजिर हों जो आप जानना चाहते हैं और जो कलाकार से जुड़ी हुई हैं। कलाकार, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गीतकार, जो भी होते हैं, जो हमारे मनोरंजन के लिए एक तरह से कहें कि साजो सामान जुटाते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत हसरत जयपुरी। बहुत सारे गीत सुने आपने और आज भी गुनगुनाते हैं आप। हम सब के होठों पर बार बार आते हैं, बहारों फूल बरसाओ, जिया बेकरार है, जैसे तमाम गीत हैं और बहुत विविधता रही है इनके गीतों में। तो दोस्तों आज हसरत जयपुरी के सुपुत्र अख्तर जयपुरी साहब हमारे साथ हैं। अख्तर साहब, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सारे संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब। व्यवहार की अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व की, तो सबसे ज्यादा आपको किसने प्रभावित किया? गीतकार या संगीतकार, जहां भी आप जाते थे, तो आप भी जाते थे पिताजी के संग? हाँ, डैडी के साथ। लेट में लक्ष्मी जी के वहाँ जाता था। अच्छी दोस्ती थी मेरी उनके साथ। जी जी। क्योंकि उनका शौक क्रिकेट था, मेरा भी शौक क्रिकेट है। अच्छा। तो बातें खूब हुआ करती थी। ऐसे अगर आप मुझे बोलो कि किस शख्स से मैं बहुत प्रभावित हूँ, वो रफी साहब है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रफी साहब का। क्या बात है। बहुत बड़ा फैन। ऐसा आदमी आना नामुमकिन है, नामुमकिन है। एक टाइम दूसरे कोई भी मशहूर आदमी फिर पैदा हो सकता, रफी जैसा कोई नहीं। एकदम ही सिंपल आदमी, एकदम ही डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना जी। बिल्कुल। कभी घमंड नहीं हुआ उन्हें अपनी आवाज पे। कभी पूछा भी करते थे कि आप क्या गाते हैं, तो बोलते हैं नहीं, मेरी तारीफ नहीं किया करो, तारीफ ऊपर वाले की किया करो, जिसने मेरे को ये गला दिया है। वो चाहे तो मिनटों में इसको खत्म कर सकता है। आज के जमाने में कोई इतने लेवल पे जाएगा नहीं। तो रफी साहब, आजकल देखता हूँ मैं, प्रोग्राम जाता हूँ तो सब कहते हैं ये बड़ा रफी है, ये छोटा रफी है। मेरे लिए तो नामुमकिन है, कोई रफी के बराबर आ ही नहीं सकता। 1 से 10 तक मोहम्मद रफी ही है। क्या बात है। तो रफी साहब का यहाँ गीत एक सुनते हैं, कौन सा आपको याद आ रहा है? तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। क्या बात है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को
किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है, देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। हमारे साथ हैं दोस्तों यादों का सिलसिला लेकर हसरत जयपुरी साहब की यादें लेकर उनके बेटे हैं अख्तर जयपुरी साहब। अख्तर साहब, ये गीत हमने अभी सुना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे, तो ये किसके लिए लिखा गया था? जैसे कि अभी आपने बताया था पहले भी कि उन्हें कोई शख्स मिल जाए या किसी की अदा भा जाती थी तो लिखते थे। की खासियत थी कि वो इंस्पिरेशन किससे मिल जाए ना तो इमीडिएट लिख दिया करते थे। अब ये पिक्चर थी ससुराल जी, हीरोइन पे गाना लिखना था, राजेंद्र कुमार को गाना था, डैडी को जरा जच रही नहीं थी, वो कैसे नहीं जच रही थी, सूरत शक्ल या अदाओं पे नहीं जच रही थी, हाँ लिखने का मूड नहीं बन रहा था, को बोले कि भाई अभी तो मूड नहीं लग रहा है मुझे लिखने का, सोचते हैं बाद में। उसी वक्त उन्हें फोन आया जी कि भाई हॉस्पिटल से फोन आया कि आपको है ना पहला बेटा हुआ है। अच्छा। अब 6 साल के बाद बेटा हुआ तो जय किशन बोले सब छोड़ दो, चलो अपन पहले आपके बेटे को दिखाते हैं। हाँ। तो हॉस्पिटल आए, मुझे देखकर। अच्छा, आपका जन्म हुआ था? मेरा जन्म हुआ था। कोइंसिडेंस ये है कि मेरी भी पैदाइश 15 अप्रैल है और डैडी की भी 15 अप्रैल है। ओहो हो, क्या बात है। तो मुझे देखकर डैडी बोले चश्मे बद्दूर। तो जय किशन जी ने पूछा, अरे चश्मे बद्दूर तो फारसी वर्ड कुछ लगता है, हाँ। इसके मायने क्या होते हैं जी? तो बोले भाई इतना खूबसूरत है कि दुनिया की बुरी नजर ना लगे जी। तो जय किशन बोले फिर हसरत मियां इसी पे गाना लिख दो यार। तो राजेंद्र कुमार तुम्हारे बेटे को समझ के गाएगा। अच्छा। और ये गाना का इजाद हुआ, तेरी प्यारी प्यारी। तो क्या बात है, ये गीत लिखा गया आपके लिए, अख्तर जयपुरी के लिए। हसरत जयपुरी साहब ने अपने बेटे के लिए ये गीत लिखा और इतना मशहूर ये गीत हुआ, बहुत मकबूल हुआ। क्या बात है, बहुत। रफी साहब को इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जी। और ये गीत आज भी हम सबको पसंद आता है।
हमारे श्रोता भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये गीत वाकई बहुत अच्छा है। मतलब हम जब तक इसे गाते ही रहते हैं। वाह। तो इस तरह से और भी किसी गीत के बनने का क्या वाकया रहा है? डैडी जब राज साहब के यहाँ जो कामकाज का सिलसिला था ना जी। वो ज्यादातर रातों को हुआ करता था। माने 10 बजे शुरू होता था, सुबह 6 बजे तक चलता था। ओह। मैंने काफी टाइम उनसे पूछा है राज साहब से, अंकल आप रात को क्यों काम करते हो? बोलते नहीं, दिन में इतना डिस्ट्रैक्शन रहता है, आना जाना, आदमी फुल कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकता है। जी। रात के टाइम, उस टाइम टीवी भी 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाता था। रात के टाइम सन्नाटा रहता है। राज साहब के वहाँ मेला लग जाता था और बेहतरीन काम, सुबह 6 बजे डैडी वापस आते थे। अच्छा। अब हमारी मम्मी की आदत थी कि जब तक डैडी नहीं आते थे हाँ। वो खाना खाती नहीं थी रात ऐसा? को। हाँ। ओहो। और उस वक्त प्रेग्नेंट थी, मेरी सिस्टर थी, होने वाली थी। और डैडी लेट आया करते थे, साथ में खाते थे। जब उनको मालूम पड़ा कि ये कितना ये करती है तो उन्होंने ये गाना लिखा था, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ओहो हो। तो अब आप इस गाने को जब सुनेंगे तो एक एक लाइन आप मेरी मम्मी को याद कर सकती हैं। तो सुनते हैं ये गीत। और दोस्तों वाकई हसरत जयपुरी साहब की श्रीमती जी गर्भवती थी, बच्ची होने वाली थी, और फिर जब उन्हें ये पता चला कि वाइफ उनके इंतजार करती हैं तब उन्होंने ये गीत लिखा। वाह क्या बात है, गम उठाने के लिए। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। तेरा मुजरिम मुसीबत के सिवा कुछ न दिया, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। तू ख्यालों में
नशकों का जनाजा लेकर तूने नींदें करी कुर्बान मेरी राहों में, मैं नशे में रहा गैरों का सहारा लेकर, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए 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 जाऊंगा। तो दोस्तों, गीत यूं ही नहीं बन जाते हैं। बात चल रही है कि कैसे गीत लिखे गए और कैसे कैसे किस मौके पर क्या याद आया या किस मौके पर क्या सोचा गया, क्या भावनाएं थीं, क्या महसूस किया और फिर उसको किस तरह से कलम के माध्यम से कागज पर उतारा हसरत जयपुरी साहब ने। और हम इन सब तमाम बातों को साझा कर रहे हैं उनके बेटे अख्तर जयपुरी साहब के संग। अख्तर साहब, वाकई ये तो मतलब बहुत बड़ी सी बात है। वाकई ये गीत अब सुनकर बहुत अलग सा एहसास हो रहा है। तो जब आपकी मम्मी को पता चला तब उन्होंने क्या रिएक्ट किया इसके लिए? मम्मी तो जब गाने ये सुनती हैं तो बहुत रोया करती थी जी। मगर वही है कि उनके काम में कभी दखल नहीं दिया, कभी नहीं कहा कि अरे तुम छोड़ के आ जाया करो जल्दी। बोला अगर मैं उनके काम में दखल दूंगी तो वो उनकी पोइट्री में वो मजा नहीं रहेगा। क्या बात है। एक सेवा की है। बिल्कुल, एक उस सुकून जमाने दिया की है। औरतें थी नहीं वैसे। जी, वो एक सुकून का उनको पूरा सुकून, माहौल हाँ। दिया ताकि वो अच्छा बेहतर लिख सके और जाहिर है कि उसका लुत्फ हम उठा रहे मगर हैं। फिर मम्मी ने इतने तकलीफें झेली हैं जी। कि मुझे चाइल्ड स्टार का ऑफर आया था, लेकिन मम्मी ने इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, बोला नहीं, मैं अपने बेटे को जाने नहीं दूंगी। ये फिल्म लाइन है, इसका भरोसा नहीं है जी। और मेरे आने वाली बहू को तकलीफ नहीं होना चाहिए जो मैं तकलीफ सह गई हूँ। ओहो हो। और मुझे यकीन है कि अगर ये नौकरी करेंगे तो महीने के आखिर में चेक तो जरूर मिलेगा। ये फिल्म लाइन ऐसी है, रातों रातों का लोग है ना फकीर हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो है और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी सोचा, सिर्फ आपके लिए नहीं सोचा बल्कि आपकी श्रीमती जी के लिए सोचा कि हमारी बहू को ये तकलीफ ना हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जो तकलीफ हमें हुई वो बाकी को भी मिल सकती है और मिलनी चाहिए। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है। लेकिन वाकई बहुत एक बेहतरीन इंसान के आप बेटे हैं, दोनों मायने में, यानी डैडी और मम्मी। हाँ, दोनों इक्वल। वो कहावत है ना, हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है। जी। वो मम्मी ने साबित करके दिखाया। क्या बात है। अवार्ड फंक्शन में कभी आप लोग जाते थे? हाँ, मैं ही जाया करता था। अच्छा। मगर जो डैडी को 2 फिल्म फेयर मिले हैं, जी। एक बहारो फूर बरसाओ और दूसरा जिंदगी एक सफर है सुहाना, उसमें काफी उम्र छोटी थी तो वो नहीं जा पाया। बाकी जो और अवार्ड्स डैडी को मिलते थे तो मैं जाया करता था। उनको राजस्थान श्री मिला है एज द मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड स्टार फ्रॉम राजस्थान। जोश मलियाबादी अवार्ड मिला है उर्दू पोइट्री, और सबसे बड़ा उन्हें इनाम मिला है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम USA। उनकी जो कंट्रीब्यूशन हुई है उर्दू पोइट्री, उनको डॉक्टरेट का अवार्ड मिला था, इसलिए बाद में उन्हें डॉक्टर हसरत जयपुरी बुलाया करते। जी हाँ, डॉक्टर हसरत जयपुरी बुलाया जाता था। जब इतनी चर्चा चल रही है नाम के, अवार्ड के, तो पूरा नाम आप बता दीजिए हसरत जयपुरी साहब का। नहीं, उनका जन्म नाम तो इकबाल हुसैन था जी। लेकिन उस जमाने में जो भी शायर आए हैं सब अपने शहर का नाम जोड़ लिया। हसरत जयपुरी जयपुर के हो गए, साहिल लुधियानवी लुधियाना के हो गए, शकील बदायूं बदायूं के हो गए, मजरू सुल्तानपुरी। तो तखल्लुस था उनका, लेकिन नाम इकबाल हुसैन था। हसरत जयपुरी साहब का नाम था इकबाल हुसैन। तो यूं तो हसरत जयपुरी साहब के लिए, जैसा आप बता रहे हैं अख्तर साहब, कि कहीं भी लिख लेते थे। उन्हें कुछ
कुछ तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन पुराने जमाने में और भी बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि किस तरह से मतलब लेखन के लिए लोग इतनी सारी चीजें मुहैया कराते थे और सोचते थे कि बड़ा सुकून मिले तब कुछ लिखें। अच्छा, बेहतरीन लेने के लिए बहुत कुछ किया जाता था। क्या लगता है आपको और क्या हुआ? ये आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। डैडी ने रामानंद सागर जी की पिक्चर आरजू, जी जिसमें सब गाने डैडी के थे, अब आरजू के गाने, उसका बैकग्राउंड कश्मीर था जी, तो डैडी ने ये गाने ना तो घर में लिखे ना कहीं और लिखे, फिर? उनको स्पेशल कश्मीर ले गए। अच्छा। सागर साहब, और बोले दल लेक में बैठ के हाउस बोट के अंदर माहौल देखकर गाने लिखो। जी देखिए आप कितने प्यारे गाने हुए हैं। हाँ, कुछ गानों में चिनार दर्द का जिक्र भी आया जिक्र भी है। है जी। तो ऐसा था, ऐसा माहौल। उस जमाने के प्रोड्यूसर्स भी लाजवाब थे। उनको पता था कि ये शायर इधर माहौल देखकर कुछ और ही लिख देगा। और बहुत मकबूल हुए गाने आरजू के। बेदर्दी बालमा तुझको तो बहुत चला था गाना ये। जी हाँ, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता मन याद करता है, तड़पता है जो सावन। क्या बात है, सुनते हैं ये गीत। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से, खिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको
जाहिर है कि कश्मीर की वादियों में जिस तरह से गीत लिखे गए आरज़ू फिल्म के, उनमें वो भाव, वो पूरा मूड उसमें आता है, और जाहिर है कि फिर इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर एक बेहतरीन गीत सामने आता है, और फिर उसका पूरा असर कहना चाहिए कि फिल्म पर भी पड़ता है। बहुत और भी बहुत सारे, वैसे तो देखे जाए कि बहारो फूल बरसाओ जैसा उनका बहुत फेमस गाना रहा है, बदन पे सितारे बहुत फेमस गाना रहा है ना? राइट, बहुत ही फेमस है जी, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है पार्टी सॉन्ग में शायद नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 रहेगा, हम बिल्कुल जो भी सही। प्रोग्राम्स जाते हैं, ये गाना बजता है तो पब्लिक उठ के जो नाचती है इस गाने पे। जी हाँ, और रफी बिल्कुल। साहब ने लाजवाब गाया गाया है जी। तो ये गाना भी सिचुएशन पे नहीं लिखा हुआ है। डैडी और जय किशन जी इन लोग पेरिस गए हुए थे, वहाँ एक अंडरग्राउंड शो होता है, लीडो शो बोलते थे। उसमें औरतें हैं ना, कपड़े के बजाय सितारों का इस्तेमाल कॉस्ट्यूम करते पहन के आया करते थे जी। तो वो आके डैडी के पास से गुजरी, जय किशन जी और डैडी, तो जय किशन जी ने कहा, हसत मियाँ लिखो, कुछ सितारे पहने जा रही है, हसीना है। तो डैडी ने इमीडिएट लिखा, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और जाने तमन्ना किधर जा रही है, जरा पास आओ तो चैन आए। क्या बात है। ये गीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो नहीं, तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन में सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। अजहू ना आए बालम जैसा भी गीत उन्होंने लिखा है, जो बिल्कुल अलग अंदाज में है नहीं, ना? अभी डैडी है ना दुनिया में मशहूर है किंग ऑफ रोमांस, जी मगर जब ये सवाल मेरी वाइफ से पूछा जाता है, अजरा है उसका नाम, जी। कि डैडी को किंग ऑफ रोमांस क्यों बोलते हैं, खाली रोमांटिक लिखे, तब वो उठ जाती है, बोलती है आप बताइए। डैडी ने ऐसे गाने लिखे, हर मूड पे गाने लिखे। बिल्कुल। आप बोलो ट्रेजेडी, जाऊं कहां बताए दिल, जी बिल्कुल। हम चोर चले महफिल में, बच्चों का गाना है इचक दाना बिचक दाना, छुन छुन करती आई चिड़िया। आपको मूड बताना है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो। और अगर फिलॉसफी चाहिए तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्या बात तो है। अजरा तो कहती है कि डैडी वॉज अ ऑलराउंडर, किंग ऑफ रोमांस तो थे ही वो जी, लेकिन ऑलराउंड सिचुएशन आप बताइए वो लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एहसान तेरा होगा मुझ पर जैसे भी बहुत गंभीर गाने भी लिखे हैं। और फिर जाहिर है कि फिर अगर हम बात करें फिर रोमांस की, तो सुन साहिबा सुन की बात तक का भी उन्होंने सुन जो साहिबा सुन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अरसे के बाद डी को मौका मिला आरके का काम करने के लिए जी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया रविंदर जैन से कि मुझे एक कोई रोमांटिक गाना का मौका मिल जाए, मैं जरूर मेहनत करूंगा, दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि रोमांस अब भी मुझ में है। और फिर उन्होंने सुन साहिबा सुन लिखा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगी कि इस गाने के लिए उन्होंने 47 अंतराज लिखे। ओह, इतने अंतरे लिखे कि राज साहब वापस लौट के उठ के ना चले जाएं कि नहीं मजा नहीं आया। हाँ। उन्होंने मुश्किल हो गया उन्हें 3 अंतरा सिलेक्ट करने को, इतने अंतरे लिखे दिए थे। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र के साथ रोमांस मरता नहीं, हमेशा जीता है। क्या बात है। डैडी का कहना था प्यार मजहब नहीं देखता जी, दिल से दिल देखता है। उनकी 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। क्या बात है। आग में आग लगाता है दिल को, जब मिलता है तो दामन से हवा देता है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर। इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है, आग में आग लगाता है दिल को, जब मिलता है तो दामन से हवा देता है। क्या बात है। जब इस 4 पंक्तियों की बात आ रही है तो अख्तर साहब कुछ और शेर हम सुनना चाहेंगे। ऐसा है कि एन इवनिंग इन पेरिस के सिल्वर जुबली फंक्शन था, डैडी गए हुए थे वो उस अवार्ड लेने के लिए। उस वक्त शर्मिला टैगोर जी भी थी। अब शर्मिला जी बहुत मशहूर थी अपने डिम्पल्स के लिए। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हसरत भाई मेरे डिम्पल्स पे कुछ लिखिए, देखो लाजवाब हैं। तो डैडी ने कहा शर्मिला जी डिम्पल्स तो अच्छे हैं लेकिन आप ये गलत फहमी दूर कर दो, मेरी बीवी के इससे अच्छे पड़ते हैं। तो शर्मिला जी बोली कि चलो अपनी बीवी के लिए कुछ लिख दो उनके डिम्पल्स पर। तो डैडी ने 4 लाइनें कही हैं। तेरे गालों में बहारों के भंवर पड़ते हैं, तेरे गालों में बहारों के भंवर पड़ते हैं। क्या बात। दिल की कश्ती इन्हीं मौजों में बही जाती है, ए जाने तमन्ना मेरे दिल की बात मत पूछ, बात खामोश नजर से भी कही जाती है। क्या बात है, बात खामोश नजर से भी कही जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। एक महफिल में डैडी गए थे जी, एक बहुत ही बला की खूबसूरत हसीना थी जी, सब उसे देख रहे थे। डैडी ने भी उसे देख लिया, उसने भी पलट के डैडी को देखा क्योंकि मशहूर थे जी। किसी दोस्त ने कहा भाई ये हसीना पे कुछ लिख सकते हैं, तुम्हें भी देख रही है तुम भी देख रहे हो। तो डैडी ने 4 लाइनें कही हैं। मैं महफिल में आज उनका असर देखते रहे, थी आशिकों की भीड़ जिधर देखते रहे, तना नहीं थे
हम ही मोहब्बत के जुर्म में वो भी चुरा चुरा के नजर देखते रहे। क्या बात है, तन्हा नहीं थे हम ही मोहब्बत के जुर्म में, वो भी चुरा चुरा के नजर देखते रहे। वो भी चुरा चुरा के नजर देखते रहे। क्या बात है। तो कभी मम्मी को इस बात पे तकलीफ नहीं हुई? मम्मी ने स्ट्रिक्ट रखा था ना, हाँ। कि अगर मैं बीच में कुछ बोलती हूँ, हाँ। तो ये नहीं लिख पाएगा, खुल के लिख नहीं पाएगा। जो मुझे लगता है आज के जमाने की औरत नहीं झेल पाएगी, नहीं कर पाएंगी, नहीं पाएगी, नामुमकिन है। उस जमाने की औरतें ही अलग थी। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। बदलाव जो आप कह रहे हैं कि पहले के जमाने में लेखकों में था, खासतौर से शायर में था, और आज में आया है जो फर्क, वो कैसा महसूस करते हैं आप? अभी पुराने जमाने में जब सिटिंग्स हुआ करती थी ना, तो जी म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, डैडी, रफी साहब, लता, सब रहते थे। गाने से पहले क्या सीन था, उस गाने में क्या बताना है और उसके बाद क्या होगा, वो सब पकड़ के ही गाना लिखा जाता था। आजकल के जो लेट 90 में प्रोड्यूसर्स आते थे डैडी के पास, वो बोलते थे हम तो एक झाड़ के पीछे हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, आप लिख दो। कैसे लिखेगा आदमी? कुछ सर पैर ही नहीं है, तो वो मजा ही नहीं आएगा। जो पुराने में हर गाने के पीछे एक मतलब होता था, पूरे सीन का मतलब बताया जाता था, पूरा भाव बताया जाता था, तब वो लिखा जाता था। जब रफी साहब
अगर शम्मी और राजेंद्र हैं, शम्मी और राजेंद्र कुमार जी। की पिक्चर है हम्म, तो 100% रफी साहब को ही गाना है, जी सवाल ही नहीं कोई और गाएगा। बिल्कुल। आज के जमाने में मैंने सुना है कि प्रोड्यूसर है, गाना देता है और 10 सिंगर को बोलता है आके गाओ, और रात को वो सुनता है कौन अच्छा जमा उसको उसको दे देते हैं गाना, जी। बाकी सब 9 ऐसे ही रह जाते हैं। पुराने जमाने में नहीं था। बिल्कुल। और रफी साहब की खासियत थी, जी वो डैडी से पूछते थे, हसरत मियाँ ये गाना जो तुम लिखा है आज मैं गा रहा हूँ, बता सकते हो कौन पर्दे पर रहेगा? तो डैडी बोलते थे शम्मी कपूर, कभी राजेंद्र। तो आप देखिए जब शम्मी कपूर है तो रफी साहब के आवाज में वो जो उछाल है ना, हाँ। मस्तीपन वो दिखाई देगा। जी, जी, बिल्कुल। और राजेंद्र में एकदम सॉफ्ट टोन है। हाँ। आपको कभी नहीं सोच सकते कि राजेंद्र कुमार या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली नहीं गा नहीं गा सकते, कभी सकते। नहीं सूट होगा उनको। तो बिल्कुल ये सही था बात वो, है। और और सिंगर वैसे खुद ही, पूछता हाँ। था कि कौन गाएगा। ऐसे ही संगीत भी दिया जाता था, वैसे ही लिखा भी जाता था, वैसे ही गाया भी जाता था। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हीरो जो होते थे, अभिनेता होते थे, उनकी भी सबकी अदायगी अलग अपनी अलग ही। पहचान रखती थी। आप देखिए ना रफी साहब ने कितने हीरोज के लिए गाया है, जी बहुत। अनगिनत, और सबके लिए बिल्कुल अलग अंदाज अलग। में। जी जॉनी वॉकर, ऐसा लगता है कि जॉनी हाँ। वॉकर, आप उनकी आवाज सुन के बता सकते हैं कि स्टेज के ऊपर विश्वजीत होगा या जॉनी वॉकर गा रहा बिल्कुल होगा। सही बात है। आपने कहा था कि कुछ गीत जो थे उन्होंने बनाए लिखे, फिर वो फिल्मों में नहीं लिए गए, या कुछ ऐसे थे जो उन्होंने अपने लिए लिखे थे स्वतंत्र रूप से, फिर वो फिल्मों में ले लिए गए, कभी ऐसा भी हुआ क्या? हाँ, काफी गाने सिचुएशन के हिसाब से ही लिखे जाते थे, मगर कुछ गाने जैसे रोज सुबह उठ के वो लिखते थे, जी ये जरूरी नहीं कि वो चुन लिया जाए। हाँ, लेकिन हाँ। अगर कोई प्रोड्यूसर आता था और बताता भाई मेरे को ऐसा सिचुएशन है, और अगर डैडी के पास रेडी लिखा हुआ है जी। तो वो सुना देते थे। उसको पसंद आता था तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। जी। ऐसे काफी गाने सिलेक्ट हो जाते थे। तो वैसे देखा जाए तो वो इसलिए भी अच्छा था क्योंकि शेर सुनकर ही पता चल रहा है कि कितनी उम्दा उनकी लेखनी थी। तो जो भी गीत स्वतंत्र रूप से या उन्होंने अपनी खुशी के लिए लिखा, अपने शौक के लिए लिखा, वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने लायक था। तो इस पर कुछ और शेर आप उनका हाँ, शेर ऐसा है कि डैडी को जब बहुत अरसे के बाद मौका मिला राम तेरी गंगा मैली में गाना लिखने का, जी उसके पीछे एक वाकया है। क्या? किसी यंग म्यूजिक डायरेक्टर ने कह दिया कि आप में रोमांस मर चुका है, अब आप में दम नहीं है रोमांटिक गीत लिखने का। जी ये डैडी की बात बहुत खल गई, दिल में चोट लगी, और रविंद्र जैन के पास जाके राज साहब के लिए 47 अंतरा लिख के ये गाना राम तेरी में सुपर हिट हो गया गाना। बिल्कुल। ये दुख जो डैडी को मिला कि तुम रोमांस नहीं कर सकते, बुढ़े हो गए, उस पे 4 लाइनें उन्होंने बेहतरीन लिखी हैं। क्या? कि अपने जज्बात में एक बरके तपा रखता हूँ, अपने जज्बात में एक बरके तपा रखता हूँ, दिल का सच्चा हूँ, मोहब्बत की ज़बान रखता हूँ, ढलते सूरज की तुम ना हंसी उड़ाना यारो, लाख बूढ़ा हूँ इरादे तो जवा रखता हूँ। क्या बात है, ढलते सूरज की तुम हंसी ना उड़ाना यारो, लाख बूढ़ा हूँ इरादे तो जवा रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, पछता रहे हैं, दिल हमारा था हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। हमसे वादे किए
थे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो वादे कल तुमने जो हमसे खाई थी कसमें, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो कसमें। न इतराइए न मुस्काइए, शर्माइए, दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। तुमको पूजा है हमने, जरा याद कीजिए वो रातें सुहानी हमराज थी तुम मेरी जिंदगी की, मगर आज बदली हुई है, कहाँ गया ये क्यों हो गया, समझ ना सका, दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। अख्तर साहब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल आदि में पता चल गया होगा कि आप हसरत जयपुरी के बेटे हैं, तो आपको अलग से लोगों ने एक सेलिब्रिटी के तौर पर मुलाकात की हो या टीचर ने आपसे इस तरह से बात की हो? मुझे याद आता है कि ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं था। हम तो नॉर्मल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे। कभी मम्मी ने हमें घमंड आने ही नहीं दिया कि भाई तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो, तुमको स्पेशल मिलना चाहिए, नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी नहीं। कोई टीचर नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, खुद कभी नॉर्मल स्कूल बस में जाते थे, स्कूल बस में आते थे। खुद कभी नहीं बताते थे कि भाई मैं फलां का बेटा हूँ? नहीं, कभी नहीं बताया। बिल्कुल। आज जो इज्जत मिलती है, आज बहुत मिलती है जी। जब शो जाता हूँ तो लोग मेरे पैर छूते हैं, मैं मना करता हूँ कि भाई मेरे बाप बहुत बड़े फनकार थे, मैं तो नॉर्मल आदमी, बोलते हैं नहीं मगर खून तो वही है जी। आपके पैर छू लिए, समझ ले हसरत जी का पैर छू लिया। इज्जत बहुत मिलती है, बहुत। तो कैसा लगता है? नहीं, मजा आता है, ऑफ कोर्स आई फील वेरी प्राउड। जाहिर है। लेकिन पिताजी के संग जब आप जाते थे तब आपको कैसा महसूस होता था और अब क्या लगता है? पिताजी के संग जब जाते थे तो जाहिर है कि पिताजी को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था। हाँ, बहुत सम्मान मिलता था, मगर फिर हमको स्टेज पे आने का मौका नहीं दिया जाता था ना। अच्छा। हाँ, हम तो अपनी सीट पे बैठे रहते। अभी तो प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें स्टेज पे आके मुझे डैडी के बारे में बातचीत करना पड़ती है जी। हाँ, फेलिसिटेशन करते हैं, हमारा बहुत इज्जत देते हैं जी। अब लोगों को लगा कि पुराना जो काम है ना वो अमर काम है, अमर काम है, बहुत इज्जत करते हैं। तो कितनी डैडी की याद आती है? बहुत आती है। जाहिर है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अच्छा, एक बात ये बताइए कि विविध भारती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अरसों पहले तो सबसे मशहूर रेडियो चैनल था वो जी, उसमें जो गाने सुनते थे मजा आता था। डैडी के भी गाने होते थे जी, अलग गाने होते। उस वक्त विविध भारती और शायद एक रेडियो सिलोन भी बहुत मशहूर था जी, बिना का गीतमाला और ये सब, वो जो मजा था वो आज के में कहाँ मजा है। विविध भारती को हमेशा याद करेंगे हम, जो भी अच्छे पुराने गीत जो उस चैनल पे सुने हैं कहीं और अब सुनने को दिल तरस जाता है बस। तो दोस्तों, तमाम यादों और अपने डैडी के बारे में बहुत सारी बातें जो घर के अंदर की थी, गीतों के बनने की कहानी थी, वो सब हमसे साझा की अख्तर जयपुरी साहब ने। जी हाँ, आप हसरत जयपुरी साहब के नवाब हैं और सबसे बड़े नवाबजादे हैं। और खुद इनके ऊपर जो गीत इनके पिताजी ने लिखा वो भी हमने सुना। तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अख्तर जयपुरी साहब, आप स्टूडियोज में आए समय निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपने इतनी इज्जत दी मुझे। डैडी के पुरानी यादें फिर लौट आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज इस यादों का सिलसिला को हम यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर और भी बातें होंगी। जरूर, तमाम बातों के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। अख्तर जयपुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम भी गुनगुनाओगे, तुम
यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी के बेटे अख्तर जयपुरी से बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। ये था इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।